नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बात एक बार फिर हरियाणा चुनाव की, बल्कि इस बार बात वर्तमान चुनाव की नहीं, भविष्य के चुनाव की। क्या हरियाणा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए नया गुजरात बन सकता है? अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई गुजरात कैसे बन जाएगा? तो जो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, उनका जब आप अध्ययन करोगे गुजरात के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स के साथ में, तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ सिमिलैरिटी तो है। पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ तो है। पहली सिमिलैरिटी वो ये है कि जैसे गुजरात में पटेल कम्युनिटी एक दबंग कम्युनिटी मानी जाती है, वो राजनीति को भी डोमिनेट करते थे, वैसे ही हरियाणा में जाट कम्युनिटी दबंग है। और जो अभी तक की राजनीति थी पिछले 10 साल पहले तक, तो वो डोमिनेट भी करते थे। 2014 से पहले शायद हरियाणा में कोई भी मुख्यमंत्री नॉन जाट नहीं बना था, लेकिन पिछले 10 सालों से, पहले 9.5 साल तक खट्टर साहब और अभी सैनी जी, ये दो लोग वहां के मुख्यमंत्री हैं। इसमें एक खास बात यह भी हुई है कि जितना पोलराइजेशन हरियाणा में जाटों में होता है, उतना ही पोलराइजेशन एंटी जाट, जो एक माइंडसेट वहां पे तैयार कर दिया गया है, उसमें भी होता है। या यूं कह लें कि जो एंटी जाट कम्युनिटी आप कह सकते हैं, उसमें होता है। यानी कि वो लोग जो दबंगई से, डोमिनेशन से, गुंडागर्दी से परेशान रहते हैं, वो उनके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि पिछले 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव में जो एक हैवी डोमिनेशन होता था जाटों का, वो हरियाणा में लगभग खत्म हो गया है। ये तो ही एक बात। कुछ ऐसा ही गुजरात में हुआ करता था, जब वहां पर पटेलों का जबरदस्त वर्चस्व हुआ करता था। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, गुजरात के, शायद भूपेंद्र पटेल नाम है, तो उनसे पहले नरेंद्र मोदी के आने के बाद से अभी तक वहां पर पटेल डोमिनेशन लगभग खत्म हो गया है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से हरियाणा का जाट एंटी बीजेपी है, उस तरह से गुजरात के पटेल एंटी बीजेपी नहीं है। इतना जरूर कहा जा सकता है। अब आप थोड़ा सा आंकड़ों से समझिए। मैं ये आंकड़े आपको बाद में स्क्रीन पर भी दे दूंगा। तो आंकड़ों में अगर आप देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा के असेंबली इलेक्शन की। मैं बात करता हूं 2000 से। सन 2000 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई। और मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ मुझको याद है कि, और इसका मैंने कोई रिसर्च अभी नहीं किया है, इसलिए मैं एक मतलब शायद के साथ बोल रहा हूं कि शायद बीजेपी और आईएनएलडी का एक गठबंधन हुआ था और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। आईएनएलडी को लगभग 30% वोट मिला था, बीजेपी को लगभग 9% वोट मिला था। और आईएनएलडी ने, चूंकि गठबंधन था तो उसकी फोकस्ड जो एरिया था वो थोड़ा कम था, और जो उसका फोकस्ड एरिया था वहां उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 47 सीट्स जीतने में कामयाब हुई थी। जबकि कांग्रेस आईएनएलडी से ज्यादा वोट लाने के बावजूद केवल 21 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई थी।
इसके बाद 2005 में कांग्रेस ने जबरदस्त बाउंस बैक किया और वो 42.5% वोट, यहां पर वोट शेयर पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि 42.5% यानी कि 42.5% वोट लेकर के 67 सीटें जीतने में कामयाब हुई। विपक्ष का लगभग सफाया हो गया। आईएनएलडी को केवल 9 सीटें आई और जो इंडिपेंडेंट थे उनको 10 सीटें आई, बीजेपी को केवल 2 सीटें आई। एक तरीके से आप कह सकते पूरी तरह से साफ हो गई। फिर 2009 आया। 2009 में भी बीजेपी का हाल कमोबेश वही रहा जो पिछले 2 चुनाव में था। सीटें बढ़कर के 4 हो गई और वोट शेयर वही 9-10% के आसपास जो था वही रहा। कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा गिरा। कांग्रेस को वोट आए 35%। और वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा गिर गया था कि 42 से आप 35 पे आ जाएं तो एक बड़ा नंबर होता है। कांग्रेस 40 सीटें जीतने में कामयाब रही और उसने निर्दलियों के सहयोग से सरकार बना ली। आईएनएलडी को 31 सीट मिली। इसके बाद 2014, यहां से ध्यान खास तौर से आप दीजिए कि 2014 में बीजेपी ने जबरदस्त जंप अप किया और 33% से ज्यादा वोट लेकर के 47 सीट्स जीतने में कामयाब रही, यानी कि बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में आ गई। आईएनएलडी के वोट शेयर में ठीक ठाक नुकसान हुआ और वो 24% पर आ गई, यानी कि एक समय पर जो 31% की पार्टी थी वो घट के 24% पर आ गई। और सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई कांग्रेस की, जिसको वोट मिला 20%। फिर आया 2019। 2019 में क्या हुआ कि आईएनएलडी जो थी वो लगभग खत्म हो गई और उसकी जगह पर जेजेपी, जो उनके परिवार की ही एक तरह से पार्टी थी, वो ग्रो कर गई। उसको 15% वोट मिला। आईएनएलडी को काफी कम वोट मिला था। ये दोनों पार्टियों को मिलाकर के अगर आईएनएलडी और जेजेपी को जोड़ दें तो 20% से नीचे रह गई दोनों पार्टियां। और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो थोड़ा सा बढ़ गया, वो 20 से बढ़कर के 28 हो गया। और बीजेपी का वोट शेयर वो भी बढ़ गया, वो 33 से बढ़ के 36.7 यानी करीब करीब 37% पहुंच गया। अब यहां पर बीजेपी की सीटें थोड़ी सी घट गई। जो पिछले चुनाव में 47 थी वो 40 हो गई, लेकिन वोट शेयर इंक्रीज कर गया। और 2024 में क्या हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर एक बार फिर से इंक्रीज किया। वोट शेयर उसका हो गया 39.94 यानी कि लगभग 40% और सीटें बढ़कर के हो गई 48। जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में भी एक अच्छा खासा उछाल आया, जो 28 था वो 39% हो गया। लेकिन सीटों के मामले में वो ठीक ठाक पिछड़ गई, यानी कि पिछली बार से तो आगे बढ़ गई। पिछली बार उसकी 31 थी, जहां तक हाँ पिछली बार 31 थी और वो घट करके वो बढ़ करके 37 हो गई। ये तो है हरियाणा का हाल। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 6 चुनाव में केवल 2009 का एक चुनाव छोड़ दीजिए तो बीजेपी के वोट शेयर में लगातार इंक्रीजमेंट हुआ है। वो 9% से शुरू हुई थी, 9 से कुछ नीचे था, वहां से शुरू हुई थी और अब वो 40% की पार्टी बन गई है। और पिछले 2 चुनावों में, यानी कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी, 10 साल जब कोई सरकार चला लेता है तो वहां पर एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाती है। उसके बाद भी वो अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब हुई। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा ली और वो 39% वोट पाने में कामयाब हो पाई। सीटों के मामले में फिर भी पिछड़ गई। अब गुजरात से आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो मैं गुजरात का आपको कुछ दिखाता हूं, मैं बताता हूं। गुजरात में 1985 लास्ट इलेक्शन था जहां कांग्रेस सत्ता में आई थी और बहुत बड़े बहुमत से आई थी, 149 सीट्स लेकर के। जबकि गुजरात में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 183। तो 182 है या हाँ 182, तो 182 सीट्स हैं और उसमें से वो 149 सीट्स लेकर के सत्ता में आई थी 1985 में। और 1985 आप जानते हैं कि वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का चुनाव था,
और उसका प्रभाव लगभग पूरे भारत पर पड़ा था, खास तौर से जो पश्चिम भारत और उत्तर भारत है उस पर तो बहुत ही ज्यादा था। तो उसके चलते ऐसा हुआ था। अब आप देखिए 90s में क्या हुआ कि जब 90 का इलेक्शन हुआ तो वहां पर जनता दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। अगर दोनों का वोट शेयर जोड़ दें तो वो लगभग 55 क्यों बल्कि 56% हो गया। अलग अलग 30% से कुछ नीचे जनता दल का था और 27% से कुछ नीचे बीजेपी का। और 70 सीट आई थी जनता दल को, 67 सीट आई थी बीजेपी को। दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। और जहां तक मुझको याद है कि कुछ ही समय बाद उनमें कुछ झगड़े शुरू हो गए, जो कि केंद्र में सरकार वीपी सिंह की चली गई थी, जनता दल टूट गया था, तमाम चीजें हुई थी। तो वहां पर सरकार तो 5 साल चली, लेकिन उस बीच में मुख्यमंत्री 2-3 बदल गए। तो चूंकि मैं अभी आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो राजनीति की उस तरह की बात अभी इसमें मैंने सम्मिलित नहीं की है। इसके बाद 95 आया। 95 में क्या हुआ कि बीजेपी ने अकेले इलेक्शन लड़ा, जनता दल वहां से लगभग खत्म हो गया। बीजेपी को वोट मिला 42.5%, कांग्रेस को वोट मिला लगभग 33% और बीजेपी को सीट आई 121, कांग्रेस को सीट आई 45। फिर आया 1988, चूंकि वहां पर शंकर सिंह वाघेला वगैरह का कुछ मैटर हो गया था तो सरकार पूरा समय पूरा नहीं कर पाई थी और बीजेपी ने 98 में चुनाव करवा लिया। जब 98 में चुनाव हुआ तो यहां पर बीजेपी का वोट शेयर एक बार फिर से इंक्रीज कर गया। अब आप देखिए जो 42.5 था 95 में, वो लड़ाई झगड़ा शंकर सिंह वाघेला और बापा जी क्या नाम था उनका, वो पटेल थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिनको गुजरात में बापा जी के नाम से प्रसिद्ध थे उनका। तो ये झगड़ा चलता रहा। खैर एक सुरेश मेहता भी हुआ करते थे, वो भी बड़े नेता थे। तो मतलब कुल मिला के बीजेपी के अंदर तमाम बवाल होते रहे। इसके बावजूद 1998 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। वो 42.5 से बढ़ करके लगभग 45% पहुंच गया, 44.8%। सीटें 3-4 घट गई, 117 हो गई। इसके बाद देखिए 2002 में और इंक्रीज कर गया, जो 45% के करीब था वो 50% पहुंच गया वोट शेयर और सीटें हो गई 127। इसके बाद 2007 वोट शेयर एक बार फिर 49% से ऊपर रहा बीजेपी का। कांग्रेस का भी बहुत कम नहीं रहा, 38-39-40 के आसपास कांग्रेस खेलती रही, लेकिन बीजेपी का जो था वो 49% हो गया और उसको सीटें मिली 117। फिर देखिए 2012 में वोट शेयर बीजेपी का लगभग 1% घटा, 48% वोट मिले और सीटें मिली 115। फिर 2017 का चुनाव ऐसा चुनाव था जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो इस बार फंस गई है, कांग्रेस वहां पर सत्ता पाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा सीटों के लिहाज से और वोट शेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 20 सालों में, बल्कि आप कहें कि लगभग 30 सालों में सबसे ज्यादा वोट मिला उसको 42.2%। उससे ऊपर उसे वोट इन 30 सालों में कभी नहीं मिला था। वो 77 सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई और बीजेपी 99 सीट पाकर सत्ता में आई। बीजेपी की सीटों की संख्या काफी घट गई, लगभग उसको पिछले चुनाव की अपेक्षा 15 16 सीट का नुकसान हो गया, लेकिन सत्ता वहां बरकरार रही। अब सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि बीजेपी ने गुजरात में एक बार कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद, पहली बार यद्यपि जनता दल के साथ हटाया था, लेकिन एक बार सत्ता से कांग्रेस को हटाने के बाद फिर कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दिया। वोट शेयर की जहां तक बात है तो 1995 से लेकर के उसके वोट शेयर में लगातार इंक्रीजमेंट हुआ और अगर कोई डिक्रीजमेंट हुआ भी तो केवल नॉमिनल हुआ 1% के आसपास का, और वो हुआ 2014
17 के चुनाव में। 2022 में तो बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप कर गई थी हरियाणा, और उसका वोट शेयर भी 50% के ऊपर निकल गया था। लगभग लगभग यही स्थिति हरियाणा में हो रही है कि सत्ता से हटाने के बाद कांग्रेस को बीजेपी ने आसपास तो फटकने दिया है कांग्रेस को, लेकिन सत्ता नहीं पाने दी है। और जहां तक वोट शेयर की बात करें तो उसका वोट शेयर लगातार इंक्रीज किया है। 2005 से 5 में उसको ठीक ठाक वोट मिला, 9 में थोड़ा सा डिच कर गया था, इसके बाद 2014 में तो जबरदस्त जंप कर गई, 33% के आसपास हुआ, फिर 36 से ऊपर हुआ और अब 40 हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर बीजेपी अपना ये वोट शेयर अगले विधानसभा चुनाव में जो 5 साल बाद होने हैं तब तक इंटैक्ट रख पाई, या इसमें 1 या आधा प्रतिशत भी बढ़ाने में कामयाब हो गई, तो आप विश्वास मानिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये गुजरात साबित होगा। कांग्रेस अब दोबारा सत्ता में आती नहीं दिख रही है। और वैसे भी आप कई राज्यों का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कांग्रेस जहां पर लगातार 2 बार सत्ता से बाहर हो गई है, वहां पर सत्ता में जल्दी वापसी नहीं कर पाई है, और 3 बार वापस लगातार सत्ता से बाहर होने के बाद एक अपवाद स्वरूप आप छत्तीसगढ़ का मान सकते हैं पिछले चुनाव में कि सत्ता में आई थी। मध्य प्रदेश में किसी तरीके से आ पाई थी, वो सरकार चला नहीं पाई 5 साल, क्योंकि बहुमत पूरा था नहीं, अल्पमत सरकार बनी थी, बाद में उन्होंने बहुमत अरेंज कर लिया था, वो एक अलग चीज है, लेकिन चुनाव में बहुमत उनको नहीं मिला था और वो सरकार चला भी नहीं पाए। 1.5 साल के अंदर वो सरकार धराशायी हो गई। तो जहां जहां बीजेपी 10 साल या 15 साल माफ कीजिए, कांग्रेस जहां जहां 10 साल या 15 साल सत्ता से बाहर हुई है, वो दोबारा सत्ता में नहीं आई। आप यूपी देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, केरल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, जितने भी ये राज्य हैं जहां 10 साल के लिए बाहर हो गई या 15 साल के लिए बाहर हो गई, तो दोबारा फिर वो सत्ता में आ नहीं पाई है। और मुझे लगता है कि हरियाणा भी उसके लिए उसी तरह का एक स्टेट साबित होने जा रहा है। क्या होगा ये तो 5 साल बाद ही पता चलेगा, लेकिन संभावना पूरी उसी तरह की है। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।